हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदर गोयल। दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनालिटिकली पढ़ी है, ठीक है ना। अलजेब्रा में हम उसको सोल्व करते चले गए हैं, लेकिन आज हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को ग्राफिकली ऑब्जर्व करेंगे, पिक्चराइजेशन से देखेंगे और पिक्चराइजेशन से चीजें रिलेटिवली ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे अगले दो लेक्चर हैं वो फिर ग्राफ्स पे ही डिपेंडेंट हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स के। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां तक अगले दो क्लासेस की बात है और इंडिविजुअली देखा जाए तो भी इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है भाई, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो मान लो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, तो मैं fx से लिख देता हूं ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, a इज नॉट इक्वल टू 0। हम एक साथ में कंडीशन दे रहे हैं कि a b c कैसे है भाई, रियल नंबर। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, इक्वल टू 0 हो जाता था, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा आपको। तो ax² प्लस bx प्लस c ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हम डिस्कस करना चाहते हैं इसके ग्राफ क्या होंगे। ठीक है, तो fx को हम क्या मान लेते हैं, जनरली y मान लेते हैं। जब ग्राफ्स की बात आती है तो x एक्सिस y एक्सिस पे बनेगा xy प्लेन में, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों का इंपॉर्टेंस है, तो y इज इक्वल टू fx माना जाता है। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो हम इसके साइन देखना चाहते हैं कि इसका ग्राफ देखना चाहते हैं किस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखो भाई, जब आपको इस तरह का कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आएगा दैट विल ऑलवेज बी ए पैराबोला। ये आप दिमाग में रखना कि ये जो ग्राफ आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पैराबोला ही आएगा। अब पैराबोला बहुत तरह के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक पैराबोलास होंगे। तो ये जो ग्राफ होगा ना y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, दिस विल ऑलवेज बी आइदर ए अपवर्ड पैराबोला और ए डाउनवर्ड पैराबोला। या तो अपवर्ड पैराबोला आएगा या फिर वो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ग्राफ विल ऑलवेज बी ए पैराबोला, दैट पैराबोला कैन बी एन अपवर्ड पैराबोला और कैन बी ए डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्या कब वो अपवर्ड होगा कब वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो हम दो केसेस यहां पे ब्रेक कर रहे हैं। केस 1, आई एम टेकिंग a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि a 0 तो है नहीं, तो या तो वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है, तो मैंने ले लिया a 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इसको लेके जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा ध्यान रखना आप कैसा मिलेगा, आपको अपवर्ड पैराबोला मिलेगा। ठीक है, अगर a को आप पॉजिटिव लेके करोगे तो ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ खुलेगा। पैराबोला तो समझते हो ना, ये सब पैराबोला है, ये हुआ ऐसी शेप हुई, ये शेप हुई या ये ऐसा हुआ, these are parabolas। तो अपवर्ड का मतलब ये वाला पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा इस तरह से। ठीक है ना, तो इनके ग्राफ जो होंगे ऐसे एक्सप्रेशन की ये अपवर्ड या डाउनवर्ड होते हैं। तो जब a 0 से बड़ा हो तो ग्राफ क्या आएगा, अपवर्ड पैराबोला। और यहाँ पे भी तीन सब केसेस आएंगे, वो देखो क्या है। तो मैं वो तीन सब केसेस आपको एक बार बता रहा हूँ क्या होंगे और उनको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्यों आते हैं ऐसे। तो देखो, एक तो ये हो सकता है ऐसा मिले आपको, या हो सकता है ग्राफ ऐसा मिले, x एक्सिस को टच करे। मैंने ये नहीं बताया कि ये x है कितना, लेकिन ये x एक्सिस है, y एक्सिस कहाँ है अभी प्लॉट नहीं किया हमने कहीं भी। या फिर हो सकता है ऐसा ग्राफ मिले। ठीक है, ये यहाँ पे क्या x एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करे। ठीक है, तो अब देखो ये कब होता है, ये तीनों ही ग्राफ कब आते हैं, जब a 0 से बड़ा हो। तो इसका मतलब साथ में कुछ और कंडीशंस भी होंगी जिससे पता चलेगा कि इन तीन में से कौन सा ग्राफ आएगा। तो यहाँ देखो क्या है, दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c, इसका ग्राफ है y इज इक्वल टू दिस, a इज पॉजिटिव, ऐसा कुछ लिया हुआ है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा। ठीक है, x एक्सिस को कट नहीं कर रहा, इसका मतलब y हमेशा कैसा है, y कभी 0 हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट नहीं होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को कंसीडर करूं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होना इज इक्वल टू y को 0 होना, लेकिन y कभी भी 0 होगा ही नहीं, y हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। यही तो मतलब हुआ भाई कि इसका एक भी रियल रूट नहीं है। देख पा रहे हो ना आप आराम से कि भाई ये इसका ग्राफ है y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, a पॉजिटिव है।
अब इस ग्राफ में आप एक चीज देखो कि वो कभी जीरो होगा ही नहीं, वो हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। एक्स एक्सिस से ऊपर है तो इसका मतलब वाई पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस से ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के नीचे वाई नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कभी जीरो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की बात की जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसका कोई रूट है ही नहीं रियल रूट, क्योंकि कभी जीरो होगा ही नहीं रियल में, ठीक है ना। तो कोई रियल रूट ना होने का मतलब क्या है, कब होता है, कोई भी रियल रूट ना हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, उसकी कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। पहले वाला ग्राफ कब मिलेगा, जब a पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव होने से अपवर्ड तो हो ही गया, फिर हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इसका मतलब कोई रियल रूट नहीं है, और कोई रियल रूट नहीं है तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना उसको कट करेगा, तो ये ग्राफ आएगा। यहाँ आते हैं, यहाँ पे आप कहोगे कि इस इक्वेशन की बात करूं मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके तो रियल रूट है भाई, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है इसका, रियल रूट देगा, ठीक है। और दोनों रूट क्या है, एक जगह आ गए यहाँ पे, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि इमेजिनरी रूट एक हो गया दूसरा रियल हो गया, रियल कोफिशिएंट माने हुए हैं, तो इसका मतलब दोनों ही रूट क्या है, रियल है और सेम है। तो ऐसा कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट कितना आए, 0 के इक्वल आए। तो ये ग्राफ कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। और यहाँ पे आप कहोगे तो यहाँ पे हम कहेंगे एक बार यहाँ काटा है और एक बार यहाँ काटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, और दो डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होते हैं भाई, जब डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आपको मिले, ठीक है। तो ये तीन पॉसिबल ग्राफ यहाँ पे अराइज होते हैं केस 1 में, कि अगर a 0 से बड़ा है तो अपवर्ड ग्राफ होगा, और उस अपवर्ड में भी आप देखोगे डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट तीन पॉसिबल ग्राफ बन सकते हैं। क्या क्या भाई, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो ग्राफ ऊपर रहेगा एक्स एक्सिस से हमेशा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव पहले ही मान रखा है मैंने। डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो एक्स एक्सिस को टच करेगा एक पॉइंट पे, बाकी हमेशा ऊपर ही रहेगा। जबकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, नेगेटिव भी होगा, और 0 भी अलग अलग पॉइंट्स पे होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से देखो क्या क्या डिडक्शंस आती हैं, तो वो साथ में हम यहीं पे स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। तो इस केस के लिए ही बता रहा हूं अभी मैं। तो ये मान लो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। a इज पॉजिटिव, a कैसा लिया हुआ है हमने, पॉजिटिव लिया हुआ है, इसी के कोरेस्पोंडेंस में बता रहा हूं मैं। तो क्या होगा सबसे पहले, तो अगर आपको ऐसा कुछ मिले कि द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x, सभी x के लिए, तो पहला केस हो सकता है कि ये आपको लिखा मिले कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो भी क्या मतलब इसका, कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ हमेशा x एक्सिस से ऊपर है, y हमेशा पॉजिटिव है, तो ऐसा ग्राफ तो यहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या इंप्लीकेशंस आएंगी, जब ऐसा लिखा मिला तो आप कहोगे a इज ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, ठीक है भाई। ये ग्राफ है इन तीनों में से ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, a इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज़ अपवर्ड है, और d इज लेस देन 0, क्यों, ठीक है। तो अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो ये कंडीशंस मिलेंगी। कई बार आपको ऐसा भी मिल सकता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि ये होता है ऐसा, तो लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना है यहाँ पे, क्या दो पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पे सोचनी होंगी। कैसे भी, क्या पॉसिबिलिटी सोचोगे, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि इक्वालिटी जरूरी है, ठीक है ना, 0 होना जरूरी है और उससे बड़ा भी होना चाहिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि इक्वालिटी इज मस्ट, इक्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। तो अगर इक्वालिटी गारंटीड है कि इक्वालिटी भी है और फिर पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब ये केस है, ओनली ये केस है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप कहोगे a इज पॉजिटिव एंड d इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर आपको इक्वालिटी पे डाउट है, डाउटफुल है आप इक्वालिटी को लेके, भाई इक्वल हो जाए तो भी चल जाएगा, पॉजिटिव हो जाए तो भी चल जाएगा, तो फिर इसमें ये अकेला केस नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे तो इक्वल भी होगा। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि कई बार हम लिख देते हैं ना कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लो मैं कहूँ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो सही है ना वो, लेकिन वहाँ पे इक्वालिटी नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि इक्वालिटी जरूरी है, ठीक है, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखूं मैं, तो x स्क्वायर 0 भी होता है और ग्रेटर देन भी होता है, तो वहाँ पे इक्वालिटी मस्ट है। तो ऐसे में ये ऐसे लेते हैं हम, जबकि आपको ऐसा लगे डाउटफुल है इक्वालिटी पे, तो आपको कैसे सोचना है, तो उस केस में आप क्या कहोगे, a तो पॉजिटिव होना ही चाहिए लेकिन डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव
नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जीरो होगा तो ये आएगा तो ये भी सही है, और ये आएगा तो ये भी सही है। लेकिन मस्ट है अगर इक्वालिटी तो फिर आप डिस्क्रिमिनेंट को जीरो लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये चीजें आपको प्लस टू में ज्यादा यूजफुल होंगी। प्लस टू में जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ रेंज को लेके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पे ये कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इक्वालिटी अगर आपको लग रहा है कि मस्ट है तो फिर आप ये कंडीशन लगाओ, अगर आपको लग रहा है कि दोनों से काम चल जाएगा, इक्वालिटी है तो भी सही है, नहीं है तो भी सही है, तो फिर आप ये लगा सकते हो थोड़ी रिलैक्स कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं केस टू। केस टू में हम लेके चल रहे हैं a इज लेस देन 0। तो a अगर लेस देन 0 आएगा तो ग्राफ हमेशा कैसे मिलेगा आपको, डाउनवर्ड ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे हम और मेंशन कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जहाँ पे टर्न ले रहा है ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। ये वर्टेक्स है, मान लीजिए आपका ax² + bx + c एक्सप्रेशन है, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, तो ये पॉइंट आएगा -b/2a, y कोऑर्डिनेट -d/4a, ठीक है। सेम पॉइंट होंगे सभी जगह, यहाँ पे आएगा -b/2a एंड -d/4a, लेकिन यहाँ पे d 0 है तो ये पोर्शन 0 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे जो वर्टेक्स है ये क्या आएगा, -b/2a एंड -d/4a। तो इन पैराबोलास का वर्टेक्स है वो हमेशा यही रहेगा। एक और चीज आप देख सकते हो अपवर्ड पैराबोला में, वो ये है कि अपवर्ड पैराबोला है वो कभी ना कभी पॉजिटिव जरूर होगा, ठीक है ना। अपवर्ड पैराबोला है तो वो कितने ही नीचे से शुरू कर लो, कभी ना कभी एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा और फिर कहां तक जाएगा, ऊपर प्लस इंफिनिटी तक जाएगी। दोनों ब्रांचेस कहां जाएंगी, प्लस इंफिनिटी। दीस ब्रांचेस आर गोइंग टू प्लस इंफिनिटी। अपवर्ड की बात कर रहा हूं। तो अपवर्ड पैराबोला में अगर पूरी रियल लाइन पे बात की जाए तो मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं बता सकते क्या है, क्योंकि इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू बता सकते हो आप हमेशा, ठीक है। तो जब अपवर्ड पैराबोला की बात आएगी तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भी, -d/4a। यही है ना, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, इनपुट देता है, ये y है, आउटपुट देगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -d/4a। तो ये ध्यान रखना है कि अपवर्ड पैराबोला में हमेशा कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। पूरी रियल लाइन पे बात कर रहा हूं, और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि वो प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, क्लियर है। तो मेन चीज यही है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, -d/4a, ठीक है। तो ये था हमारा केस 1 जिसमें हमने a को 0 से बढ़ा लिया था। अब आगे बात कर रहे हैं a इज लेस देन 0। तो यहाँ पे ग्राफ क्या बताए हैं, डाउनवर्ड। यहाँ पे सिमिलरली 3 केसेस हो सकते हैं, देखो क्या क्या। तो फर्स्ट केस हो सकता है ऐसा कुछ ग्राफ मिले, फर्स्ट केस में ये ग्राफ ऐसा डाउनवर्ड हो सकता है। सेकंड केस में ले रहा हूँ कि डाउनवर्ड ग्राफ ऐसा है, डाउनवर्ड पैराबोला, और थर्ड हो सकता है कि ऐसा कोई डाउनवर्ड पैराबोला आपको नजर आए, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे अराइज होती हैं, तो वैसे ही यहाँ पे सोच सकते हैं हम। तो अब की बार मैं सीधा लिख रहा हूँ कि ये कब होगा भी, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, क्योंकि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं काटा, ना टच किया ना कट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो रियल रूट। तो कब होता है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ये कब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो, जबकि ये कब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 बार उसको कट करेगा, क्लियर। वर्टेक्स की जहां तक बात है, सेम वर्टेक्स आएगा -b/2a -d/4a। ये भी क्या होगा आपका -b/2a एंड -d/4a, और ये भी क्या होगा -b/2a एंड -d/4a, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, जैसे इसमें मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती थी, यहाँ पे हमेशा कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगर ये लेस देन 0 है डाउनवर्ड में मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और कितनी होती है भी, -d/4a। d क्या है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है भाई। उसके बाद आगे बात करें तो साइन की बात करें तो साइन में क्या कहोगे, फर्स्ट केस यहाँ पे वही आता है उसी तरह से कि मान लो आपको ये लिखा मिले ax² + bx + c इज ऑलवेज लेस देन 0, x लेस देन 0 फॉर ऑल x। तो हमेशा नेगेटिव कौन सा हो सकता है, अब देखो हमेशा पॉजिटिव, टोटल 6 ग्राफ है तो इनमें यही हमेशा पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव सिर्फ ये ग्राफ है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, a इज लेस देन 0 एंड d इज लेस देन 0, क्योंकि सेकंड है अगर ये लिखा मिले आपको ax² + bx + c लेस देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो यहाँ पे वही 2 केसेस आ जाते हैं कि इक्वालिटी का क्या सीन है। अगर आपको लगता है कि इक्वालिटी इज मस्ट, इक्वालिटी का होना जरूरी है, तो आप कहोगे कि a इज लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0।
लेकिन अगर इक्वालिटी को लेके अगर आपको डाउट है तो उस केस में आप कहोगे a इज लेस देन 0, d इज लेस देन इक्वल टू 0, दोनों से काम चल जाएगा आपका, क्योंकि लेस देन में भी ये तो होल्ड कर ही रहा है लेस देन वाला, और इक्वल टू में इक्वल वाला भी। तो अगर मस्ट है तो इक्वल टू करो, अगर आपको लगता है कि दोनों ही कंडीशन से काम चल जाएगा तो आप ये लेके चलोगे, ठीक है ना। तो ये है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस डिपेंडिंग अपॉन देयर ग्राफ्स। तो हमने इनको समराइज कर लिया, तो ये ध्यान रखना। मान लो आपको मैं कहूँ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक एक्सप्रेशन है, a पॉजिटिव है d पॉजिटिव है, बताओ क्या कह सकते हो साइन के बारे में। तो आपको दिमाग में ग्राफ्स होने चाहिए, a पॉजिटिव है इनमें से कोई एक ग्राफ, d पॉजिटिव है ये ग्राफ। तो साइन के बारे में क्या कहोगे कि भाई वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव भी होगा, वो दो अलग अलग रियल नंबर्स पे जीरो भी होगा, और वो थोड़े से रियल नंबर्स के लिए या काफी ज्यादा रियल नंबर्स के लिए इस पूरे इंटरवल के लिए कैसा होगा, नेगेटिव भी होगा। इस पूरे इंटरवल के अंदर उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर मैं कहूँ a नेगेटिव है d जीरो है, तो क्या मतलब a नेगेटिव है, डाउनवर्ड ग्राफ है, ठीक है, जीरो है डिस्क्रिमिनेंट, तो ये ग्राफ है। तो इसका मतलब क्या कहोगे साइन के बारे में कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एग्जैक्टली एक पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होगा, और वो पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है माइनस b बाई 2a, क्योंकि इस पॉइंट पे ये जीरो हो जाएगा ना y जीरो, और बाकी सभी पॉइंट्स पे क्या होने वाला है, वो नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ हो तो वहां से आप एक्सप्रेशन का साइन बता सकते हो। साइन का एक एक्सप्रेशन का साइन दे रखा है आपको, तो वहां से आपको कंडीशंस लानी है तो आप ये रिजल्ट्स यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये था आपका ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है भाई। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वर्टेक्स ये कैसे आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो इसको समझो आप, ये वर्टेक्स ये क्यों लिखी है मैंने, ठीक है, बाकी चीजें तो क्लियर है, तो जल्दी से देख लो इसको, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का आइडिया लगेगा इसके वर्टेक्स के लिए, ठीक है। तो भाई क्या एक्सप्रेशन है आपके पास, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जैसे मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू a कॉमन ले लिया, इट विल बी x स्क्वायर प्लस b बाई a इनटू x प्लस c अलग लिख दिया। अब यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहा हूँ, तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस b बाई ax और प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे c तो है ही, और माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस कितना होगा भाई, ये होगा, क्योंकि ये टाइम यहाँ पे प्लस हुआ है तो वो माइनस करेंगे, तो उसमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये आएगा a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इधर ले आता हूँ इस एक्सप्रेशन को, तो ये हो जाएगा y माइनस, इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस कर देते हैं इसको, y प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस c इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखो आपको वर्टेक्स चाहिए, तो वर्टेक्स कैसे निकालोगे आप, तो इस पोर्शन को जीरो करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे इसको जीरो करेंगे तो एक्स कितना आएगा, माइनस बी बाई 2a आएगा, और जब इसको जीरो करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ से आप y की वैल्यू देखते हो, जब इसको जीरो करते हो तो उधर चला जाएगा, तो c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, तो एलसीएम लेने पे आ रहा है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, तो इसका मतलब क्या है, माइनस d बाई 4a, ठीक है। तो इस तरह से हमें वर्टेक्स मिलता है पैराबोला के। तो ये चीजें आपको पैराबोला पढ़ोगे तब ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी आपको बस आइडिया होना चाहिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आता है, अदरवाइज पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म्स को कंपेयर किया जाता है, वहां से हमें वर्टेक्स मिलेगा। तो वर्टेक्स क्या है, माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का आइडिया लगा के, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये चीजें ग्राफ्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और साइन भी अच्छे से पता होना चाहिए कि कब कौन सी इंप्लीकेशन आपको मिलेगी, ठीक है भाई। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करते हैं ग्राफ्स पे बेस्ड। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ग्राफिकली चीजें आए तो फिर आप तो मतलब कि हर चीज कैलकुलेशन पे बेस्ड नहीं होती है, फिर उसमें आप ग्राफ बनाओ और वहां से काफी कुछ सोच सकते हो। अदरवाइज आपको ग्राफ्स का मतलब ग्राफ्स पे बेस्ड क्वेश्चन ना हो तो फिर एनालिटिकली उनको सोल्व करना पड़ता है सभी को। तो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं कुछ। फर्स्ट है, फॉर ऑल x belonging to real number this expression x square plus 2ax plus 10 minus 3a is positive. क्वेश्चन पूछा गया है find the possible values of a. सेकंड क्वेश्चन है find a if this expression fx is equal to ax square plus
twice of a plus 1 into x plus 9a plus 4 upon x square minus 8x plus 32 is greater than 0 for all x belonging to real numbers. थर्ड जो क्वेश्चन है वो है कि if a, b and c these are real numbers and we are given a plus b plus c into c is less than 0, then the quadratic equation this ax square plus bx plus c is equal to 0 है. इसके रूट्स के बारे में पूछा गया है. ऑप्शंस आर a negative root, option B is two distinct real roots, option C is two imaginary roots, and option D is two real and equal roots. फोर्थ क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि ऐसे ही इसी टाइप में सोचा गया है a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 ये दिया गया है और साथ में कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है. तो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू? व्हिच ऑफ द following is always true. यानी ये बताना कि कौन सा हमेशा ट्रू है. ऑप्शंस आर a plus b plus c is positive, a into a plus b plus c is positive, c into a plus b plus c is positive, and then b into a plus b plus c is positive. ठीक है, बहुत से मतलब ऑप्शंस बनाए जा सकते थे, मैंने 4 लिखे हैं. तो देखो इनको करते हैं सोल्व. तो सबसे पहले एक्सप्रेशन में क्या दे रहा है कि सभी रियल नंबर्स के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा है? पॉजिटिव. तो सिंपल इनफ. क्या करना है अभी? हमेशा पॉजिटिव है. ठीक है ना. अब हमेशा पॉजिटिव है तो 6 ग्राफ हमने देखे थे. तो हमेशा पॉजिटिव का ग्राफ जब आता था तो ये वाला ग्राफ आता था. भाई कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव ऐसे नहीं हो सकता है. तो यहाँ से क्या इम्प्लीकेशन आती थी कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a वो पॉजिटिव हो, और दूसरी इम्प्लीकेशन आती थी डिस्क्रिमिनेंट जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वो कैसा हो? नेगेटिव. ठीक है. अब सबसे पहले बात करते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट. x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है अभी? यहाँ पे 1 है. a मत ले लेना कभी, हमेशा a पकड़ के चल पड़ो. ठीक है ना. दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 1. तो 1 इज ग्रेटर देन 0. तो ये तो वैसे ही ट्रू है, ऑलरेडी ट्रू है. इस पे तो सोचने की जरूरत नहीं है आपको. तो अब सेकंड कंडीशन पे मूव करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? 2a का होल स्क्वायर b स्क्वायर minus 4 into a is 1 and c is 10 minus 3. This should be negative. So it turns out to be 4a square minus 4 into 10 minus 3a is less than 0. Okay. Now 4 से डिवाइड कर देते हैं. तो a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3a माइनस 10 इज लेस देन 0. तो यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे वेव कर्व से. तो a प्लस 5 a माइनस 2 दिस इज द फैक्टराइजेशन. तो यहाँ से हमें मिला a माइनस 5 आएगा और एक 2 आएगा. तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हम नेगेटिव को टारगेट कर रहे हैं. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आएगी? तो a बिलोंग करेगा इस इंटरवल में -5 से लेके 2 के बीच में. इस इंटरवल के बीच में अगर a रहेगा तो ये एक्सप्रेशन हमेशा आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा. समझ में आया? ठीक है. तो इस यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव था. तो हमने सिर्फ एक कंडीशन सोल्व की. अदरवाइज हो सकता है एक कंडीशन आपको शुरू से मिले. ठीक है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एक फंक्शन fx दे रखा है और कह रहा है कि a की वो वैल्यूज बताओ सच दैट ये फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव हो. अब टिक करिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी कुछ एक्सप्रेशन आया है वैल्यू, आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना है. तो उसका इतना ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको. देखो सोचने की दिक्कत ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या ना करें, क्योंकि जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनइक्वालिटी में नहीं करते हैं. क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव हो गया तो साइन सेम रहेगा. लेकिन ये बहुत ही इजी एक्सप्रेशन है यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. कैसे? x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 की बात करें तो मैं कह रहा हूँ ये हमेशा पॉजिटिव होगा. आप दो चीजों से देख सकते हो.
एक तो ऐसे सोच सकते हो भाई ये है x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है। मिनिमम वैल्यू 16 है तो इसका मतलब ये हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। या तो ऐसे सोच सकते हो, या अभी हमने सीखा कि ये अपवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है ना। अपवर्ड पैराबोला है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी ना, अपवर्ड पैराबोला की कौन सी वैल्यू होती है, मिनिमम एग्जिस्ट करती है, माइनस डी बाई 4a। तो क्या आएगी, माइनस डी इज डिस्क्रिमिनेंट, तो 64 माइनस 128 अपॉन 4a, 4a इज 4, तो ये आ गया 64 बाई 4, तो 16। तो या तो ऐसे निकाल लो, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू कितनी है, 16। 16 अगर मिनिमम वैल्यू है तो ये हमेशा पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो मेरे को क्या लग्जरी मिलेगी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे साइन will remains the same, तो ax square plus twice of a plus 1 into x plus 9a plus 4 is greater than 0 for all x। अब ये बहुत जरूरी है, सभी रियल नंबर्स के लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। अब कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सभी रियल नंबर्स के लिए पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये ग्राफ ये होना पड़ेगा। तो यहाँ से कंडीशंस आएंगी, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है भाई, यहाँ पे ऑलरेडी a है, तो पहला a is greater than 0। सेकंड कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ से तो कंडीशन आएगी, इसको तो ऐसे रख देता हूँ मैं, इसको सोल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, 4 into a plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a into 9a plus 4 is less than 0। 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा, a square plus 1 plus 2a, 4 यहाँ भी कट जाएगा, तो माइनस 9a square माइनस 4a is less than 0, ठीक है। तो हमें यहाँ मिला माइनस 8a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 8a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब ये फैक्टराइज हो रहा है, 8 चाहिए ना आपको, तो ये आएगा 8a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a माइनस 1। तो फाइनली मैं लिख देता हूँ 4a माइनस 1 एंड 2a प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो सोल्व कर दो वेव कर्व से, तो क्या मिलेगा भाई, एक तो पॉइंट मिला आपको -1/2 और एक मिला 1/4। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव चाहिए, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या लोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ए हो सकता है -∞ से -1/2 यूनियन 1/4 से लेके और प्लस इंफिनिटी। तो ये एक्सप्रेशन हमेशा आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। आया समझ में, तो वही सेम कंडीशन याद। आगे हम करते हैं थर्ड और फोर्थ एक टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे काफी अच्छा यूज है ग्राफ्स का, तो यहाँ पे आप एक अच्छी चीज सीखोगे इन क्वेश्चंस में, और उनको फिर आगे आप बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बताते हैं इस तरह के आप बहुत क्वेश्चन बना सकते हो। मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके बनाया है, इसने और कुछ भी दे सकता है वो, तो समझो उसको कैसे होता है। जैसे कि ए बी सी रियल नंबर है और इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि इन चीजों का इस इक्वेशन से क्या रिलेशन है। भाई fx मान लो एक्सप्रेशन ले लेता हूं मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन का इनसे क्या रिलेशन है ये सोचना है। देखो a प्लस b प्लस c कब ऑब्टेन होगा, तो यहाँ पे मैं x की जगह अगर 1 रखूंगा ना तो मेरे को a प्लस b प्लस c मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे ऐसा दे रखा होता है a माइनस b प्लस c, तो आप क्या रखते हैं x की जगह b, आपको ये मिल जाता, तो यहाँ हम रखते हैं x इक्वल टू -1, तो ये अचीव होता है, समझ रहे हो ना। ऐसे c कब अचीव होगा भाई, तो c कब अचीव होगा जब मैं x को 0 कर दूं, f ऑफ 0 अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, c आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की 1 पे वैल्यू ये है और 0 पे वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे इनटू फंक्शन की वैल्यू 0 पे कैसा दिया हुआ है, नेगेटिव, ठीक है। दिस इज ए बी सी आर रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर्स हैं अगर, तो यहाँ पे मैं 1 रखूंगा तो ये भी रियल नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 0 रखूंगा तो c रियल नंबर है, रियल नंबर आएगा। समेशन ऑफ रियल नंबर इज रियल ना। तो दो रियल नंबर्स की प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं। फर्स्ट, f ऑफ 1 इज पॉजिटिव एंड f ऑफ 0 इज नेगेटिव, या फिर दूसरा f ऑफ 0 इज पॉजिटिव एंड f ऑफ 1 इज नेगेटिव, ठीक है। तो अब आप ग्राफ की तरफ आ जाओ, तो देखो अब मैं ग्राफ बनाने की ट्राई करता हूँ। दिस इज 0 एंड दिस इज 1। अब देखो डाउट ये है, हमें a के बारे में नहीं पता, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं पता, तो हम दोनों कैसे सोचेंगे ओपन माइंडेड यहाँ पे।
तो पहले में हम ये केस लेते हैं, f की वैल्यू 1 पे पॉजिटिव है तो 1 पे भाई पॉजिटिव है तो ऊपर मिलेगा ग्राफ, 0 पे नेगेटिव है तो नीचे मिलेगा। ठीक है, तो देखो क्या हो सकता है एक तो ऐसा ग्राफ हो सकता है कुछ यूं हो, ऐसा ग्राफ हो सकता है अगर ये डाउनवर्ड होता, a लेस देन 0 होता तो इसी कंटेक्स्ट में एक ग्राफ ये भी सोच सकते थे आप, 0 ये 1 तो 1 पे पॉजिटिव है 0 पे नेगेटिव है तो एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है अगर अपवर्ड हो तो। ठीक है, ये बताया नहीं है ना एक ऐसा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कब, जब a लेस देन 0 है, और ये कब है जब a ग्रेटर देन 0 है। ठीक है भाई, दो केसेस ये हो गई। या फिर इसको सोचें तो दूसरे वाले के हिसाब से सोचोगे तो 0 और 1, 0 पे आप पॉजिटिव ले रहे हो 1 पे आप नेगेटिव ले रहे हो, तो एक तो ग्राफ ऐसा हो सकता है, ये कब है जब a पॉजिटिव हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 0 ये 1 0 पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये कब है जब a लेस देन 0। तो ये आप टोटल देखो तो 4 पॉसिबल ग्राफ आपको नजर आ रहे हैं, इनको देखते हुए, a को देखते हुए और इन दो को देखते हुए 4 पॉसिबल केसेस बने। अब इनमें सोचो क्या क्या है, आप इनमें से हमें आंसर वो चूज करना है जो हमेशा ट्रू है ऐसे में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कह रहा है कि नेगेटिव रूट होगा इसका, तो भाई इस कंडीशन में देखो आप, एक रूट 0 से 1 के बीच में, एक 1 के राइट में, कोई नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे ये कंडीशन ब्रेक हो गई क्योंकि सभी में होना चाहिए। देखो इसमें जैसे एक भी नेगेटिव नहीं है, इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो ये नहीं कह सकता कि नेगेटिव रूट होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये चारों में आप देख सकते हो 2 रियल रूट गारंटीड है और वो भी कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। तो कौन सा आंसर हो रहा है अभी, बी इज द राइट आंसर। इसमें सेम रियल रूट बोला है वो भी नहीं हो सकता। तो चारों ग्राफ्स को आप एनालाइज करके बड़े आराम से बोल सकते हो कि इन ईच केस देयर विल बी एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? तो ऐसे आपको ओपन माइंडेड सारे केस सोचने हैं, क्योंकि हो सकता है आप गलती से क्या करो, ये केस पिक कर लो और एक ये केस पिक कर लो, ये दोनों मिस कर जाओ तो गए काम से, कि आपका एक नेगेटिव सॉल्यूशन आ जाएगा, आप इसको भी कर दोगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान से सोचना, आपको सारे पॉसिबल केस सोचने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन देखो, a b c क्या है अभी, रियल नंबर्स हैं, a नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax² + bx + c। तो कह रहा है कि दिस हैज नो रियल रूट, तो कह रहा है कि which of the following is always true। अब ये भी ग्राफ पे ही बेस्ड, भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, तो इसका कोई रियल रूट नहीं है। तो सबसे पहले दिमाग में आपकी चीज आएगी डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। अरे डिस्क्रिमिनेंट ठीक है लेस देन 0, करोगे क्या उसका, यहाँ कहीं b² - 4ac से रिलेटेड टर्म आ रही है, भाई कहीं भी कोई ऐसी टर्म आ रही हो b² - 4ac से नहीं आ रही ना। ठीक है, आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई b² - 4ac लेस देन 0, अच्छी बात है, चलो आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई, लेकिन इसका यूज तो नहीं है ना इन ऑप्शंस में। ये ऑप्शंस आप देखो कैसे हैं, इसका इससे क्या रिलेशन है। अगर मैं fx को क्या मान लूं, ax² + bx + c, तो ये क्या है, तो ये है f की वैल्यू 1 पे। ठीक है ना, ये क्या है, a क्या है, तो a तो ये कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, ये क्या है, f की वैल्यू 1 पे। तो दूसरा फर्स्ट ऑप्शन तो ये है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है a * f(1). तीसरा ऑप्शन क्या है, c की का मतलब क्या होता है, f की वैल्यू 0 पे * f की वैल्यू 1 पे, और d क्या है, b * f की वैल्यू 1 पे। ऐसा कुछ बना ना, इनको हमें चेक करना है कि इनका साइन कैसा होगा। तो ये तो ग्राफ से होंगे, इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि आपको पॉइंट्स पे वैल्यू चाहिए। तो अब ग्राफिकली सोचेंगे तो हमें पता है कि दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। तो नो रियल रूट हो तो उसने ये तो बताया नहीं है कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। दो पॉसिबल केस है अभी नो रियल रूट के, एक तो ऐसा भी होता है नो रियल रूट के लिए और एक ऐसा भी होता है नो रियल रूट के लिए। दोनों केसेस किस लिए मैंने अब बात करते हैं। तो ये कब है, ये कब है जब a पॉजिटिव हो। ठीक है, और ये कब होता है जब a नेगेटिव हो। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर ये केस है तो इसमें फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या आएगी, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या, फंक्शन की वैल्यू हर जगह पे ही क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। देख सकते हैं ऊपर है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे पॉजिटिव आएगी। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमेशा ही पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो फंक्शन की वैल्यू 1 पे कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी हमेशा। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे पॉजिटिव आएगी हमेशा, गलत है। फंक्शन की वैल्यू 1 पे पॉजिटिव भी आ सकती है और फंक्शन की वैल्यू 1 पे नेगेटिव भी आ सकती है, क्योंकि उसने a तो बताया नहीं कैसा है।
ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, कभी कभी ट्रू होगा। ठीक है, a इंटू f1 की बात करें तो a इंटू f1 देखो, a इंटू f1 कैसा आएगा, दोनों पॉजिटिव है ना, तो a इंटू f1 कैसा आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। यहाँ a नेगेटिव और f1 भी नेगेटिव है, तो a इंटू f1 यहाँ भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। तो ये सही लग रहा है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू होगा, तो ये ट्रू। आगे देखना है तो c इंटू दिस, तो c क्या f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 1, तो f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 1 देखो कैसा आ रहा है, तो f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 0 कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, आ रहा है ना, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है, तो क्या कहोगे, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 0 इज पॉजिटिव, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, सही होगा, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ट्रू। उसके बाद b इंटू f ऑफ 1 देखें, तो यहाँ पे b का कोई डायरेक्ट आइडिया नहीं है, तो इसको सोचना पड़ेगा आपको b के बारे में क्या कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो एक चीज देखो आप, फंक्शन की वैल्यू 1 पे पॉजिटिव भी हो सकती है और फंक्शन की वैल्यू 1 पे नेगेटिव भी हो सकती है, मानते हो ना, ठीक है। b तो भाई आप कुछ भी ले सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट की जहां तक बात है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहना चाहिए, तो b पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव या पॉजिटिव इनसे होता है, ये तो हमेशा ही आता है, पॉजिटिव आता है। तो आप कोई पर्टिकुलर केस ले लो जिसमें एक में b को आप पॉजिटिव कर दो, ठीक है, b को आप फिक्स कर दो, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, एक इक्वेशन ले ली मैंने x स्क्वायर प्लस 4x, ओके, एंड देन प्लस में मैंने ले लिया यहाँ पे 70 ले लिया, ठीक है। तो ये अगर बात करें तो यहाँ पे b कैसा है, यहाँ पे b कैसा है अभी, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। और फंक्शन की वैल्यू आप देख सकते हो 1 पे कैसी है, तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे भी कैसी है, पॉजिटिव है, तो b इंटू f की वैल्यू 1 पे कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब मैं इस इक्वेशन को बदल के ये कर देता हूँ, अब देखो ये भी क्या आएगा, तो यहाँ पे भी एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे b कैसा है, नेगेटिव है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे कैसी है, पॉजिटिव है, तो b इंटू फंक्शन की वैल्यू 1 पे कैसे आएगी, नेगेटिव। तो आप इसके बारे में कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो डी भी मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन देखा जाए तो ये भी हमेशा ट्रू नहीं होगा, कभी पॉजिटिव आएगा, कभी ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, इनफैक्ट ये जीरो भी आ सकता है, क्योंकि बी जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्लियर है। तो इस तरह से इनको सोचना था। डिस्क्रिमिनेंट का अगर यहाँ पे यूज मिले, डिस्क्रिमिनेंट कहीं दे रखा हो तो भी आपको डिस्क्रिमिनेंट ऐसे लिख लेना है, फिर फंक्शन की वैल्यूज का यूज मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा, मिक्सअप करके आप सोच सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और डिस्टिंक्ट है सारे के सारे, दीज ऑल आर डिस्टिंक्ट। साथ में कह रहा है सच दैट, कंडीशन क्या है कि ये एक्सप्रेशंस हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दूसरा है bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a, और तीसरा है cx स्क्वायर प्लस ax प्लस b, these are positive, these expressions are positive for all x belonging to real number, ऐसा कुछ दिया हुआ है। देन एक एक्सप्रेशन डिफाइन किया गया अल्फा, अल्फा इज ab प्लस bc प्लस ca अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, and which of the following is always true? Alpha is less than 1, alpha is greater than 1 by 4, alpha is less than greater than 4, and d alpha is alpha is less than 1 by 10, ठीक है। ये कर लेते हैं हम कि इनमें से कौन सा सही होगा हमेशा, या ऐसे कर लेते हैं अल्फा इज लेस देन 0। सेकंड क्वेश्चन जो लिख रहा हूं मैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन f(x) = 1 प्लस b स्क्वायर पूरे के साथ में x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये डिपेंड करता है b के ऊपर, ठीक है ना, b इज ए पैरामीटर यहाँ पे। और क्या कह रहे हैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में, कहा है कि mb है ना, mb = मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। भाई ये fx है, इसकी मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली बात है b पे डिपेंड करेगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो mb बोलती है, तो b का फंक्शन आएगा ना। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देन द रेंज ऑफ
then the range of values of MB as B belongs to रियल नंबर्स। अगर b की वैल्यू चेंज करने लगे तो mb भी चेंज होने लगेगा, तो उसकी वैल्यूज की रेंज क्या आएगी? ऑप्शन दिया गए हैं 0 से 1, b 0 पे क्लोज, हाफ पे क्लोज, फिर c है हाफ से लेके 1, और d दिया गया है 0 पे ओपन और 1 पे क्लोज। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, थर्ड, if alpha and beta, these are roots of this equation, ax square plus bx plus c is equal to 0, okay, and also given some additional information, a plus b plus c is greater than 0, a minus b plus c is greater than 0, c is less than 0, ठीक है। then हमें बताना है then greatest integer of alpha plus greatest integer of beta is, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शंस आर -2, -1, -3 एंड 0। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन, अगले तीन क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। these are the final 3 questions। तो देखो इनको कैसे सोचेंगे। तो सबसे पहले क्या है, एबीसी रियल नंबर्स हैं और डिस्टिंक्ट है, और ये सारे एक्सप्रेशन पॉजिटिव हैं, तो यहाँ से क्या इंप्लीकेशंस आएंगी भी? ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, यहाँ से दो इंप्लीकेशन आएंगे ना। अगर मैं कहूँ कि ax² प्लस bx प्लस c हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल x, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि भी एक तो a पॉजिटिव x² का कोएफिशिएंट, और एक डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac ये नेगेटिव होगा। ये होगा ना b² माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, तो पहली जो एक्सप्रेशन है उससे ये इंफॉर्मेशन मिली। दूसरे से मिलेगा b इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा भाई? c² माइनस 4ab इज लेस देन 0। ठीक है, तीसरे से क्या मिलेगा? ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होने के लिए c को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और a² माइनस 4ac और bc ये लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये तीन कंडीशंस हमें यहाँ से मिली। तो a b c सारे पॉजिटिव हैं और इनमें ये रिलेशन है। अब हमें जो रिलेशन चाहिए वो ये बताना है, a b b c c a² b² c² इससे रिलेटेड। तो देखो एक तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, इनको ऐड कर दो तो यहाँ से मिलेगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस 4 टाइम ab प्लस bc प्लस ca इज लेस देन 0। फिर तीन नेगेटिव नंबर को जोड़ोगे तो नेगेटिव ही आएगा, उधर भेज दो, यहाँ से मिलेगा a² प्लस b² प्लस c² इज लेस देन 4 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, तो हमें बताना है ab प्लस bc प्लस ca डिवाइडेड बाय दिस, तो ये पॉजिटिव है, a b c है वो क्या है? रियल नंबर है, वो पॉजिटिव होंगे, उनके स्क्वायर भी पॉजिटिव होंगे, डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो ab प्लस bc प्लस ca अपॉन a² प्लस b² प्लस c²। अब इधर लेस ग्रेटर देन का साइन आएगा और 4 नीचे आ जाएगा 1/4। ना दिस इज अल्फा, तो अल्फा के बारे में एक बाउंड तो ये मिल गया कि अल्फा 1/4 से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है ना, अल्फा विल बी ग्रेटर देन 1/4, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। दूसरा, अब लेस देन का बाउंड भी दे रहा है, अब ये नहीं पता भाई ग्रेटर देन कहां तक हो जाएगा, हो सकता है अल्फा 5 से बड़ा आ जाए, तो फिर उस टाइम पे क्या 5 हो जाएगा, ये 4 से बड़ा हो जाएगा, तो ये भी चेक करना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल सही है कि अल्फा 1/4 से क्या मिलेगा? बड़ा। अब यहाँ पे डाउट है, तो इसके लिए हम देखो अपर बाउंड चेक करेंगे, क्योंकि दो ऑप्शंस अपर बाउंड से रिलेटेड भी। हाँ, ये सीधा सीधा गलत हो गया, क्योंकि अल्फा 1/4 से बड़ा है तो 0 से छोटा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इनमें ए और सी में क्या होगा। तो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, ये सोच के हम कर रहे हैं। तो देखो अब दूसरा क्या सोचोगे आप? तो एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इनका कोई यूज नहीं आएगा। देखो एक एक्सप्रेशन होता है ये a², ऐसे सोचें a माइनस b का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर 0 से बड़ा आएगा। पॉजिटिव आएगा ना। इक्वल टू 0 का बोलता है a b c इक्वल होते हैं, लेकिन उसने बोला डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको एक्सपेंड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? a² प्लस b² प्लस c² 2 टाइम मिलेगा ये, और माइनस में 2 टाइम ab प्लस bc प्लस c, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो 2 से काट देंगे तो यहाँ से मिलेगा a² प्लस b² प्लस c² इज ग्रेटर देन ab प्लस bc प्लस c। तो a² प्लस b² प्लस c² से डिवाइड कर दो तो यहाँ मिलेगा ab प्लस bc प्लस ca अपॉन a² प्लस b²
प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन कितना 1, और यही आपका क्या है अल्फा है। तो अल्फा के बारे में बाउंड किया है कि अल्फा 1 से छोटा है, तो अल्फा 1 से छोटा है तो ये गलत हो गया क्योंकि अल्फा 4 से बड़ा नहीं हो सकता अगर 1 से छोटा है। तो अल्फा की बाउंड क्या है, ओवरऑल बाउंड देखें तो अल्फा होगा 1/4 से लेके और 1 के बीच में, ठीक है। 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 होने के लिए ए बी सी को इक्वल होना पड़ेगा, ए बी सी इक्वल होंगे तो यहाँ इक्वलिटी आएगी, इक्वलिटी आएगी तो फिर यहाँ भी इक्वलिटी आएगी, ठीक है ना। लेकिन इक्वल नहीं है तो इसलिए लेस देन 1 आएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन, जबकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/4 आएगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। दीज एक्सप्रेशंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, इट मींस डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0, इक्वल टू भी नहीं होगा उस केस में। आया भी समझ में, क्लियर है। तो इस तरह से सोचना था इसको। आगे चलते हैं, इक्वालिटी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उससे रिलेटेड मिनिमम वैल्यूज को लेकर कुछ पूछ रहे हैं, तो देखते हैं क्या है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो b पे डिपेंड कर रहा है, x तो भाई उसमें वेरिएबल है, b इज ए पैरामीटर, ठीक है। तो b की वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात उसकी मिनिमम वैल्यू भी चेंज होगी। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो ऑब्वियस सी बात है b पे डिपेंड करेगी, निकालते हैं। तो ये कैसा है, आपको क्या लगता है, दिस इज अपवर्ड और डाउनवर्ड? तो यहाँ क्लियरली ये अपवर्ड है क्योंकि a है वो है 1 प्लस बी स्क्वायर, b हम रियल नंबर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एक 1 प्लस बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये अपवर्ड होगा, ठीक है। अपवर्ड है तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, अपवर्ड की हमेशा मिनिमम वैल्यू होती है, और कौन सी होती है, पॉइंट होता है -b/2 है, वैल्यू होती है -d/4 है। तो हमें तो इससे काम है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, और इसको क्या लिखा हुआ है उसने, mb बोला है। तो mb क्या है, तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, तो -d/4a, a इज व्हाट, a इज दिस, तो a यहाँ पे कितना है 1 प्लस बी स्क्वायर, तो मैं d निकाल लेता हूँ। तो d क्या आएगा अभी, b स्क्वायर, इसका स्क्वायर, b स्क्वायर कितना है 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 प्लस b स्क्वायर, c इज 1, तो ये आया 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, तो कट के कितना आ गया -4। डिस्क्रिमिनेंट तो -4 आ रहा है, कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे रख देंगे। तो mb कितना है अभी तो दिस इंप्लाइज mb कितना हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 4 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, कट के कितना आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, ये mb आ गया, ठीक है। तो mb किस पे डिपेंड करता है, b के ऊपर। तो कह रहा है कि mb है ना उसकी रेंज बताओ, ठीक है। तो ये क्या है, mb हमें मिल गया, mb इज इक्वल टू 1/1 प्लस बी स्क्वायर। तो आप ऐसे सोचो ना कि दिस इज अ फंक्शन, फंक्शन किसका है, b का है, और b क्या है, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसकी क्या पूछी गई आपसे, रेंज पूछी गई है कि क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। बड़े आराम से सोच सकते हो, कैसे भी ऐसे करो आप इसको, b स्क्वायर हमेशा क्या होता है 0 या 0 से बड़ा होता है, ऊपर कहाँ तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है ना, लेकिन 0 से कम नहीं होता, ठीक है। एक जोड़ देते हैं तो b स्क्वायर प्लस 1 कहाँ होगा, 1 से लेके इंफिनिटी तक, इंफिनिटी में एक जोड़ने से इंफिनिटी रहेगा। अब इसको रिवर्स कर दो, अब ये चीजें पॉजिटिव है ना, तो रिवर्स करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो b स्क्वायर प्लस 1 इधर आ जाएगा 1/इंफिनिटी, और इधर लेस देन इक्वल टू 1/1 आ जाएगा। तो यही तो mb है। तो mb के बारे में क्या कह सकते हो आप, mb के बारे में क्या कह सकते हैं कि 0 से तो बड़ा होगा, इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे इक्वल होगा, 1 के इक्वल भी होगा। तो mb की वैल्यूज की रेंज क्या आएगी, d राइट आंसर होगा, 0 से लेके 1 तक, 1 इज क्लोज्ड, 0 कैसा आएगा, ओपन आएगा, ठीक है। तो पहले आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, आई मिनिमम वैल्यू ये होती है -d/4 है, सब्स्टिट्यूट किया तो ये मिली। तो ये mb बोला है इसको, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन डिपेंडिंग अपॉन b, तो ये आएगा। b की वैल्यू चेंज होगी तो ये वैल्यू भी चेंज होगी। तो कह रहा है कि mb की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है बताओ। तो ये फंक्शन हो गया ना, एक फंक्शन की आपको रेंज निकालनी है, तो या तो y मान के कर लो या फिर सिंपल ऑब्जर्वेशन से हो रहा है उससे कर लिया हमने, ठीक है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, अल्फा और बीटा दो रूट हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax² + bx + c। अब देखो आगे कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड आपको पकड़ने पड़ेंगे क्या है। तो क्या है, अल्फा और बीटा दो रूट हैं। अब ये भी नहीं बताया अभी तक तो कि रियल रूट है इमेजिनरी है कैसे हैं, लेकिन यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, क्या a + b + c पॉजिटिव है। अब a + b + c का मतलब क्या होता है, f(1). अगर मैं इस एक्सप्रेशन को fx सोचूं तो क्या होता है, f(1) ही है ना, ठीक है। साथ में कह रहा है कि a - b + c भी पॉजिटिव है, ये भी हमें पता है कैसे निकाल सोच सकते हो आप f(-1) से, ठीक है। साथ में कह रहा है c < 0 है, और c को सोचने का तरीका होता है f की वैल्यू 0 पे < 0। तो
तो यहाँ से आपको रफली एस्टिमेट मिल जाएगा ग्राफ का। ठीक है, तो ग्राफ देखो कैसा होगा। तो ग्राफ सोचे तो क्या है, अभी 3 पॉइंट जो हमें पता है जहाँ पे वैल्यू उनको मैं मार्क कर लेता हूँ। दीज आर द पॉइंट्स, -1 पे आइडिया है, +1 पे और 0 पे। ठीक है, 1 पे वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कितनी है ये नहीं पता, लेकिन पॉजिटिव है तो ऊपर मिलेगा ग्राफ। ठीक है, 0 पे कैसी है, नेगेटिव है। 0 पे नेगेटिव है, कितनी नेगेटिव है नहीं पता, लेकिन नीचे आएगा ग्राफ। और -1 पे फिर से पॉजिटिव है तो ग्राफ यहाँ कहीं मिलेगा। पॉजिटिव कितना भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इसका मतलब जो ग्राफ आएगा वो तो पता चल गया मेरे को ऐसा होगा। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि यहीं पे टर्न देगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ग्राफ ऐसा नजर आया आपको इस तरह का, यहाँ पे टर्न ले, आगे जाके यहाँ पे टर्न ले ऐसे। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना पता है कि रफली देखा जाए तो ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड ग्राफ होगा। ठीक है, और कहाँ काटेगा, एक बार तो -1 से 0 के बीच में काटेगा, तो ये मान लो आपका अल्फा है और दूसरा रूट क्या है, बीटा है। क्योंकि जहाँ पे कट करेगा वही क्या होते हैं, रूट होते हैं। तो रूट्स का आइडिया हो गया कि एक रूट है ना वो तो है -1 से 0 के बीच में, ना तो -1 है और ना 0 है वो। और ये दूसरा रूट है बीटा, वो है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, रूट टाइप मान सकते हो आप। क्वेश्चन पूछा है उसने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा बताओ क्या आएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे आप तो ये कहाँ ड्रॉप करेगा, -1 पे, और बीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, -1 इज द राइट आंसर। सो बी इज द राइट आंसर इन दिस केस। आया समझ में। तो इस तरह से कुछ भी दे सकता है देने को। ठीक है, आपको 2 की वैल्यू के हिसाब से दे दे, 2, 3, 1 की वैल्यू के हिसाब से, तो आपको वहीं पे सोचना पड़ेगा कि ये एक्सप्रेशन किससे रिलेटेड है। ठीक है भाई, तो ये था आपका ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक सिंपल सा ही टॉपिक था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई, और इसका यूज करके हम अगले 2 लेक्चर्स में करने वाले हैं लोकेशन ऑफ रियल रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड जो आपको असाइनमेंट दी जाए उसको आपको अच्छे से सोल्व कर लेना है, ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।